हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम रेडॉक्स रिएक्शंस कर रहे थे। लेक्चर 3 है आज। लास्ट लेक्चर में हमने किया था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा था। उस फॉर्मूले में 3 फैक्टर्स आ रहे थे, बार बार उनके फॉर्मूलाज देखे और आखिरी बात हमारी एन फैक्टर पे आके अटकी थी। तो हम वही शुरू करेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। एक बार रिवाइज करा दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। रेडॉक्स लेक्चर 3 गौर से पढ़िए। हम लोगों ने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, देखिए, और इसके बाद ये एक एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी इसके साथ। इसका मतलब था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution in liter। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीटर में ही लेना है तो फॉर्मूला लीटर में ही डिफाइंड है, कहीं और डिफाइंड नहीं। आप मिलीलीटर में नहीं ले सकते। अगर आप नीचे मिलीलीटर करोगे तो ऊपर मोल्स की जगह, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिलीग्राम इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये क्या है? सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट की चर्चा कर लो। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो भी वेट दे रखा है ग्राम में, सैंपल का वेट, ठीक है ना, जो ग्राम में आप वेट करके लोगे, मेजर करके लोगे, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बात आती है ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई। ग्राम इक्विवेलेंट पता चला तो इक्विवेलेंट वेट अटक गया। अटकने दो, थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ये होता है कि आप मॉलिक्यूलर वेट लिखिए और उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट तक ठीक था, ये एन फैक्टर क्या है? अब ये एन फैक्टर पे ही कहानी अटकी। एन फैक्टर निकालना ही आज का ध्येय होगा। आज के लेक्चर का कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ एन फैक्टर निकालना है। एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट का अलग, आयंस का अलग, हर तरह से एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो देखो, एन फैक्टर पे बात को छोड़ते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट बन गया। अच्छा, ये जो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो लिखा हुआ है, ये अगर इसको आप गौर से देखो, ये वाला डब्बा, तो ये डब्बा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। ठीक, ये डब्बा नंबर ऑफ मोल्स है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो बना वो बना नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो सारी जड़ जो है वो एन फैक्टर पे आके अटकेगी। और ये होगा कि अगर एन फैक्टर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एन फैक्टर पे चीज़ें अटकेंगी। तो एन फैक्टर देखो कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो रहा है। जरा ग्राम इक्विवेलेंट देखो, और ग्राम इक्विवेलेंट के नीचे अगर आप वॉल्यूम का, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो यहाँ देखो आप क्या लिखते हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तो आप गौर से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, दिस होल टर्म इज नॉर्मेलिटी, यही तो डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू, आप इसको देखो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ये मोलैरिटी होती है। ठीक, इनटू एन फैक्टर, ये बचा। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन भी हमने पढ़ा था, आज रिवाइज भी कर लिया। ठीक, इनसे एरो निकाल निकाल के टॉप इन टर्म्स के नाम भी लिख लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर उनको भी याद हो जाए। नॉर्मेलिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ये दोनों ही चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। मोलैलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक, आज का डिस्कशन शुरू होता है एसिड और बेस की थ्योरी से। तो हम शुरुआत करेंगे एसिड और बेस से। एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस क्या है? तो इसके कई कंसेप्ट्स हैं एसिड एंड बेस के, कोई एक कंसेप्ट नहीं है। कई लोगों ने एसिड एंड बेस की थ्योरीज दी हैं। जैसे उनमें सबसे पुराना, सबसे सही नाम अगर देखें तो आर्हेनियस का, ब्रॉन्स्टेड का और लुईस का आता है। से और भी लोग हैं जिन्होंने एसिड बेस के बारे में बताया है, लेकिन हमारे कोर्स में कह लो या हमारे सिलेबस के स्कोप में आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस ही हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लुईस ही है, वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आर्हेनियस आएंगे।
आर्हेनियस साहब, आर्हेनियस एसिड क्या है वो समझें, या आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस क्या है वो समझें। आर्हेनियस साहब ने एसिड और बेस की एक छोटी सी परिकल्पना दी और ये कहा कि पुराने ज़माने में तो ये माना जाता था कि जो चीज़ें खट्टी हैं वो एसिड है, जो चीज़ें कड़वी हैं वो बेस हैं। 10th स्टैंडर्ड में यही सब पढ़ रखा था हम लोगों ने शुरुआत में। आर्हेनियस ने इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री से जोड़कर देखा, है ना, आयनाइजेशन से जोड़कर देखा। इन्होंने कहा जो भी चीज़ें वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन देंगी वो एसिड कहलाएंगी, और जो OH- आयन देंगी वो बेस कहलाएंगी। खास बात क्या है कि इन्होंने कहा कि जो चीज़ें पानी में घुलने के बाद ऑन डिजोल्विंग ऑन वाटर, अच्छा पानी में अगर नहीं घुली तो, अगर नहीं घुली तो पानी में H+ और OH- का तो कोई सीन ही नहीं बना। इसका मतलब जो चीज़ें पानी में डिजोल्व नहीं होंगी वो आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस नहीं कहलाएंगी। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि बेस कुछ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो OH- आयन निकालते हैं, उनको हम लोग एल्कली बोलते हैं, ठीक है ना, और जो नहीं घुलते हैं उनको सिंपल बेस बोला जाता है। लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से बेस वही है जो पानी में घुल के OH- दे। ठीक, तो OH- और H+ जो दे रहे हैं वो एसिड और बेस कहलाएंगे इन वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सबने तालियां पीटी, वाह वाह आर्हेनियस साहब आपने केमिस्ट्री से जोड़ दिया एसिड और बेस की थ्योरी को। वैसे एसिड बेस थ्योरी बहुत बहुत डिटेल्ड है, इसको एक चैप्टर की तरह मैं पढ़ाता हूँ और कोशिश करूँगा कि एक एसिड बेस की थ्योरी पर ही एक पूरी 5-6 लेक्चर की सीरीज़ हो जाए, तो एसिड और बेस बहुत डिटेल में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे जो अभी पढ़ना है, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पढ़ना है, उसमें जितनी इतनी ज़रूरत है तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं करा दे रहा हूँ। तो आर्हेनियस साहब ने ये कहा, लोग मानने लगे। इसके बाद थ्योरी बदलती है, साइंटिस्ट आते हैं और रिफाइन करते हैं चीज़ों को। ब्रॉन्स्टेड साहब आए, तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि आर्हेनियस साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े केमिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सही सही बातें करी हैं, लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि इन्होंने बात कर दी पानी की। जब तक पानी में डिजोल्व नहीं करोगे तब तक तो एसिड बेस की कोई डेफिनेशन ही नहीं आई। और मान लो हमने किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व नहीं कर रखा है तो क्या वो एसिड नहीं है या वो बेस नहीं है? तो लोगों ने कहा बात तो सही कह रहा है यार ये आदमी, ऐसा हो भी सकता है कि अगर कोई चीज़ को पानी में ना घोलो तो क्या एसिड एसिड नहीं रहेगा? तो इन्होंने नई चीज़ लाई कि भाई सब कुछ सही था आर्हेनियस साहब में, प्रणाम हो उनको, लेकिन उनकी थ्योरी में पानी वाला कंसेप्ट जो था वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करो, उस पानी वाले कंसेप्ट को दूर करो और देखो नई कहानी कि जो प्रोटॉन डोनर हैं, ये प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? ये प्रोटॉन क्या होता है सबसे पहले तो ये समझो कि आप न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन खींच के बाहर नहीं लाओगे। आप हाइड्रोजन एटम को देखो, 1H1 लिखा होता है, तो बेसिकली इसके न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन है ना। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दो तो जो ये बचेगा अंदर एक प्रोटॉन ही बचेगा, तो उसका न्यूक्लियस ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन का। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो सारे के सारे बेस कहलाते हैं। मजा आ गया, इन सबने ताली पीटी, वाह वाह वाह। चलो पानी का कंसेप्ट दूर हुआ, तो एक अपनी कंस्ट्रेंट दूर हुई कि हम पानी में ही एसिड बेस डिसॉल्व करके ही डिफाइन कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इलेक्ट्रोलिसिस से पता चल सकता है कि कौन H+ दे रहा है, कौन OH- दे रहा है। खैर, और पानी में सॉल्यूशन की बात तो चली गई, तो ब्रॉन्स्टेड के लिए ताली बजी। लेकिन फिर वही बात कि उन्होंने कहा मान लो किसी के पास प्रोटॉन है ही नहीं, H+ दे ही नहीं रहा, तो लोगों ने कहा यार क्या एसिड बेस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या उसका जो pH स्केल है ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा? बिल्कुल खिसकेगा। सबका नेचर एक जैसा थोड़ी है, कोई कम एसिडिक है, कोई ज़्यादा एसिडिक है। और मान लो किसी के पास प्रोटॉन देने के लिए है ही नहीं, तो क्या वो एसिडिक नहीं हो सकता है या फिर वो बेसिक नहीं हो सकता है? OH- नहीं है अगर, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है तो एक नए आदमी आए, महान प्राणी, जिनका नाम था लुइस। इनकी जो थ्योरी है, हालांकि इनसे भी बहुत लेटेस्ट थ्योरीज और भी हैं, लेकिन हमें तो इनको बहुत अच्छा मान के चलना है। लुइस थ्योरी, लुइस लिख दिया मैंने, सॉरी, लुइस एसिड एंड बेस। लुइस की क्या परिकल्पना थी? लुइस ने कहा देखो प्रोटॉन प्रोटॉन को छोड़ो, जरूरी है कि प्रोटॉन निकाल के फेंक पाए कोई? ऐसा समझो कि जो आदमी लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्टर है,
वो आदमी एसिड है। अब किसी हाइड्रोजन, प्रोटॉन, पानी सबकी परिकल्पना चली गई, सबकी सब बातें चली गई। अब लोन पेयर की बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। तो लोन पेयर जो डोनर होगा वो बेस कहलाएगा। और जाते जाते लुईस साहब ने ये कह दिया कि सुनो भैया, ये जो मेरी परिकल्पना है बिल्कुल मेरी है, इसमें किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। तो जो ये लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, जो इस तरह के एसिड कहलाएंगे, उनको आपको बोलना चाहिए लुईस एसिड। और जो ये लोन पेयर डोनर हैं, उनको आपको कहना चाहिए लुईस बेस। ये मेरी जायदाद है, आपको इसको मेरे नाम से ही बोलना पड़ेगा। तो सबने कहा ठीक है भाई, आप इतनी बढ़िया थ्योरी दे के जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटॉन से छुट्टी मिल गई हमें और पानी से भी छुट्टी मिल गई, तो ठीक है, लुईस एसिड लुईस बेस बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एसिड बेस क्यों पढ़ा रहे हैं? कारण है कि हमें निकालना है एन फैक्टर। 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा आपने शुरुआत में, पहले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना। तो ये सब जितना भी बकवास वहाँ पड़ी थी, उन सब के अंदर एन फैक्टर निकाल रखा होता है, सॉल्व कर रखा होता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं। मगर यहाँ पे एक रिवीजन की जरूरत थी। जो एन फैक्टर है वो एसिड्स के लिए अलग, बेसिस के लिए अलग होता है। तो हम लोग एसिड बेस के अलग अलग टाइप्स को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो हम जो निकालने जा रहे हैं बेटे, वो निकालने जा रहे हैं एन फैक्टर फॉर आर्हेनियस बेस एंड एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड बेस एंड एसिड्स। तो सबसे पहले एन फैक्टर लिखें। एन फैक्टर ऑफ आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड, दोनों के लिए एसिड्स। ठीक, अभी बेस की चर्चा नहीं है, अभी हम लोग पहले पहले एसिड्स के लिए निकालेंगे। तो चलो एसिड्स के लिए निकालते हैं। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये पता करो। तो ध्यान रखना कि एन फैक्टर की वैल्यू होती है एसिड्स के लिए बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये बेसिसिटी क्या चीज़ होती है, नहीं पता है तो प्रॉब्लम की बात है, फिलहाल जान लो कि क्या होती है। कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल है HCl का, और कहा जाए कि इसमें कितने H+ आयन रिप्लेसेबल है, मतलब जो ये निकाल देगा। तो हम कहते हैं देखो, एक मॉलिक्यूल से एक H+ आयन निकल रहा है, तो पर मॉलिक्यूल जितने H+ आयन निकलते हैं वो एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। H2SO4 की चर्चा कर लो, तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 H+ आयन निकलेंगे, तो इसकी बेसिसिटी 2 कहलाएगी कि एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन दे रहा है। तो द नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस्ड या रिप्लेसेबल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल था। बेसिसिटी के नीचे एरो लगा के लिख भी लेना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इन वन मॉलिक्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखता हूँ बढ़िया बढ़िया, कि सबसे पहले तो एसिड्स के नाम लिख लेते हैं और फिर उनके आगे उनका एन फैक्टर लिख लेंगे, तो अच्छा भी लगेगा। आओ देखो, आप सबसे पहले क्या लिखो, कलर चेंज। आप सबसे पहले HCl लिखो, हमारा चहीता होता है, इसका तो एन फैक्टर 1 है, अभी भी एग्जाम्पल लिया। HNO3 ले लीजिए, HNO3 का 1 होता है भाई, एक ही H है एक मॉलिक्यूल में, तो एक से ज़्यादा क्या निकाल देगा, कुछ भी नहीं। फिर आप देखो H2SO4 का एग्जाम्पल लो, ये सब हमारे चहीते जानते मानते बढ़िया अच्छे एसिड्स हैं, ठीक। H3PO4 ये 3 और H3PO3 की 2, ये क्या बात है, इसमें भी 3 H हैं, इसमें भी 3 H हैं। तो ध्यान रखो H3PO3 के अंदर 2 H+ आयंस जो हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, वो रिप्लेसेबल होते हैं, और एक H हाइड्रोजन का एटम डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ होता है और वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। इसलिए जो रिप्लेसेबल हैं वही हमारी बेसिसिटी में काउंट होंगे, ठीक। तो ये डाई बेसिक टाइप का एसिड है। इसके बाद H3PO2, इसकी 1 होती है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम फास्फोरस से जुड़े हैं, वो रिप्लेसेबल नहीं है। इसी तरह आप एसिटिक एसिड ले लीजिए COOH, तो इसकी तो 1 ही होगी भाई, एक ही H है। ये पीछे वाले वो मिथाइल के हैं, उससे मतलब नहीं है अपने को। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल आया समझ में, आना चाहिए। अब देखो गौर से, कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे H3PO4 ठीक प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaH
PO4 प्लस H2O, ये रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल फार्मूला देखकर, मोलिकुलर फार्मूला देखकर सीधा सीधा डिफाइन कर देते हैं कि बेसिसिटी इतनी है। जैसे H3PO3 की हमने डिफाइन करी, H3PO4 की हमने डिफाइन करी कि 3 होती है, H3PO3 की डिफाइन करी कि 2 होती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सारे रिप्लेस कर दें तो हमारे लिए एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। हम जो बेसिसिटी टर्म डिफाइन करते हैं कि कितने H+ आयन रिप्लेसेबल हैं, लेकिन जब आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे H+ आयन जो रिप्लेसेबल हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही रहे हों। जैसे जो रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, अगर आप इसमें देखो तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए। अब मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा देख के। ये यहाँ से यहाँ आप पहुँच जाइए तो आप देखो कि सिर्फ 2 ही, ओनली 2 H+ आयन रिप्लेस्ड हुए हैं, और जो तीसरा हो सकता था वो बचा हुआ है, दैट इज रिमेनिंग। अगर तीसरा रिमेनिंग है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं H3PO4 की, या इस रिएक्शन में सिर्फ 2 ही रिप्लेस हुए हैं? तो आंसर ये है कि जितने रिप्लेस होंगे सिर्फ उतनी ही बेसिसिटी होगी। कितनी हो सकती है वो मैक्सिमम है, लेकिन हमारी केमिकल रिएक्शन में बेसिसिटी सिर्फ हम उसको बोलेंगे जितने H+ आयन रिप्लेस हुए। अगर और हो सकते थे तो वो हमारी बेसिसिटी नहीं है, जितने हो गए वो बेसिसिटी है। अगर और हो सकते थे और अभी नहीं हुए हैं तो जो नहीं हुए उनको काउंट नहीं करेंगे। तो जो बेसिसिटी इस रिएक्शन में मिलेगी हमें, वो बेसिसिटी मिलेगी 2, यानी कि एन फैक्टर कितना मिलेगा? 2। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला देख के टिक नहीं मार सकते कि भैया H3PO4 आया तो उसकी 3 होगी, H3PO3 आया तो उसकी 2 होगी। हो सकता है H3PO3 की 2 होती है, लेकिन एक ही H+ आयन रिप्लेस हुआ तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो जितने हमारे रिएक्शन में हो रहे होंगे हमें उनसे मतलब होगा, किसी और से नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। और देख लें, जैसे मान लो H3PO4 है, इसकी रिएक्शन आप कराइए NaOH से। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो सॉल्ट बनाइए Na3PO4, क्योंकि आपको पता है फॉस्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है, और आप वाटर लिख दीजिए। अब देखो क्या हो रहा है कि 3 के तीनों H रिप्लेस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको बैलेंस भी कर लो अगर, तो यहाँ पे 3 लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंसिंग इज नॉट एन इशू। और से देखो यहाँ के 3 H, यहाँ के 3 OH से H2O H2 H2 बनाने वाले हैं। ठीक, और यहाँ का PO4 माइनस 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 इस Na के साथ, 3 Na के साथ ये बना लेता है। तो गौर से देखो यहाँ पे जो 3 H+ आयन हैं वो रिप्लेस हो गए हैं, रिप्लेस्ड। तो बेसिसिटी कितनी निकल के आती है? बेसिसिटी तो 3 निकल के आती है, तो एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? एन फैक्टर भी 3 निकल के आएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखें किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम का अगर आप एन फैक्टर निकालते हैं, या किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का एन फैक्टर निकालते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं आएगा और 0 नहीं आएगा, ध्यान रखें। ठीक, दूसरी रिएक्शन लिखो इसी में, थोड़े से कम टेम्परेचर पे कर लो रिएक्शन को। यही रिएक्शन है NaOH के केस में ही, ठीक है ना, थोड़े कम टेम्परेचर पे कर लो रिएक्शन को। तो ऐसे बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O। आप ये रिएक्शन कर लीजिए, तो गौर से देखो क्या निकल के आ रहा है कि एक H+ आयन रिप्लेस हुआ है, सिर्फ एक H+ आयन। एक H+ कैसे रिप्लेस हुआ है? गौर से देखो, अपने आप समझ आ जाएगा एक H+ कैसे रिप्लेस हुआ है। इससे एक H निकालो, इसके OH से रिएक्शन कराओ, ये और ये मिलके वाटर बना देंगे, तो H2PO4 बचेगा, उसके साथ Na जुड़ गया आगे, तो NaH2PO4, तो सिर्फ एक ही तो रिप्लेस हुआ, तो हम कहेंगे ओनली 1 H+ रिप्लेस्ड। तो बेसिसिटी कितनी आएगी? बेसिसिटी की वैल्यू आई 1, यानी कि एन फैक्टर कितना आया? 1। तो एन फैक्टर और बेसिसिटी जो है वो डायरेक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मूला से नहीं लिख सकते हैं, वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलता है मैक्सिमम निकलता है। ठीक, तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, दिमाग रखें। ये एसिड की बातें हो गई। अब एसिड के बाद हमारी किसकी चर्चा है? एसिड के बाद मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए बेस की, बचता भी बेस ही है। तो हम लिख लेते हैं एन फैक्टर फॉर आर्हेनियस बेस फॉर्मूला फिर वही होगा
जैसे वहां पे लिखा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो यहाँ पे सबको क्लिक करता होगा कि उल्टा हो जाएगा कि n फैक्टर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या चीज होती है? एसिडिटी ऑफ बेस पहले जैसा ही कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं है। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल इन वन मॉलिक्यूल। ठीक, ध्यान रखें टोटल में नहीं, एक मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेस हो रहे हैं, इससे मतलब है। चलो बेस की चर्चा करें, बेस के नाम लिख लें, लिखते हैं बेस, और बेस के साथ उसका एन फैक्टर। नामकरण संस्कार के बाद एन फैक्टर लिखो। जैसे आपके पास NaOH सबसे कॉमन अच्छा प्यारा बेस, एक OH है, एक ही निकलेगा। इसका छोटा भाई KOH एक निकलेगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, तो बेटा से तो 2 निकलते हैं। एल्यूमिनियम का लिख लीजिए OH का थ्राइस, तो कितने मैक्सिमम निकल सकते हैं, वो तो 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3। पर फिर वही बात अटकेगी कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो जितने केमिकल रिएक्शन में OH माइनस आयन निकल रहे होंगे वो ही उसकी एसिडिटी होगी। ठीक, अच्छा एक और है, एक्सेप्शन के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ, और एक्सेप्शन है तो कलर भी चेंज कर देता हूँ कि n फैक्टर ऑफ BOH3 3 नहीं होता है, इससे 3 के तीनों OH नहीं निकलते हैं। ठीक, ध्यान रखें, ध्यान रखना इस बात को। तो ये एक बात हो गई। अच्छा इसी में अगर मैं H जोड़ दूं, जैसे देखना इसी प्रकार से H3BO3 एक एसिड होता है, इसकी भी जो बेसिसिटी है वो 3 नहीं होती है, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। तो लिख लेते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो ये बोरॉन वाला जो बेस है ये भी धोखा दे रहा है, और बोरॉन वाला जो एसिड है ये भी धोखा दे रहा है। तो आपको ये रटना पड़ेगा। ठीक, रटना क्या पड़ेगा, ठीक है यार। अब इसका चलो हाइड्रोलिसिस करा लो, मान लो BOH थ्राइस की हाइड्रोलिसिस कराओ, मतलब पानी मिलाओ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करो, है तो आयनिक रिएक्शन। क्या करने वाले हो, OH4 माइनस प्लस H2O। ठीक है ना, ये बनेगा। अब इसको देखते रहिए, करते रहिए, तो ये मोनोबेसिक कहलाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल है, चलो याद आगे करा देते हैं अभी। एक और एग्जांपल कौन सा है, फॉस्फोरस का है ना, POH होल थ्राइस। तो ये भी जो है, इसमें हमें लगता है कि शायद ये ट्राई एसिडिक एसिडिटी इसकी 3 है, लेकिन एसिडिटी इसकी 3 नहीं है, इसकी एसिडिटी 2 होती है। ठीक, एन फैक्टर इसका 2 होता है, एसिडिटी 2 होती है। इसी प्रकार से H3PO3 जैसे हम लोगों ने एसिड पढ़ा था कि इसका एन फैक्टर जो है 2 है, वो डाई बेसिक एसिड होता है। उसी प्रकार से जो ऊपर ये लिखा हुआ है ये भी डाई एसिटिक बेस है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने आर्हेनियस बेस पढ़े हैं। ध्यान रखना कि मैंने एसिड आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड एक साथ कराए हैं क्योंकि सबका सेम सेम होता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस और आर्हेनियस बेस अलग अलग बातें हैं। हमने आर्हेनियस बेस कर लिया है, अब हमें करना है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो आओ भाई ब्रॉन्स्टेड में आइए। ब्रॉन्स्टेड बेस एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड बाय मॉलिक्यूल। हम लोगों ने कहा था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस हैं। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ही उसकी एन फैक्टर होगा, उतना ही उसकी एसिडिटी होगी। तो एन फैक्टर लिख लेते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ H प्लस आयन, ध्यान रखना ये बात बोली गई है, एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। अच्छा पर मॉलिक्यूल क्यों जरूरी है, तभी तो पता चलेगा भैया। आप पूरे सैंपल की बात थोड़ी कर लोगे, पूरे सैंपल में तो अरबों मॉलिक्यूल है, सबका ले लोगे क्या? तो इसलिए यही सही है। ठीक है ना, विशेष ध्यान देना है। और भाई बेस लिख लो पहले तो ब्रॉन्स्टेड वाले, और उसके बाद उनका एन फैक्टर लिख लो, तो आपका काम तो चली जाएगा। तो संख्या बगल में और नाम इधर। आप देखो NH3 एक,
उसके बाद वाटर लिख लो H2O, तो इसका भी एक। इसके बाद आप एथाइल डायमीन बना लीजिए। एथाइल डायमीन कैसे बनता है? एथाइल का मतलब तो ये हो गया 2 कार्बन, यहाँ भी आप अमीन लगा लीजिए और यहाँ भी आप अमीन लगा लीजिए। इसको डायथाइल अमीन बोलते हैं या एथाइल डायमीन बोलते हैं, सॉरी। तो इसकी कितनी होगी एन फैक्टर? इसका एन फैक्टर 2 होगा। ठीक, एन फैक्टर 2 कैसे होगा? अरे एक इधर से नाइट्रोजन ले सकता है, एक इधर नाइट्रोजन ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह से। इसके बाद आप ये बनाइए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है। CH2 CH2, फिर यहाँ पे NH, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ NH2। गौर से देखो, 3 नाइट्रोजन है और तीनों एक एक H+ ले सकते हैं, तो इसका जो एन फैक्टर निकलेगा वो 3 निकल आएगा। ठीक, मैं और इधर लिख देता हूँ। आप लिखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CO माइनस। ये तो देखो इसमें कौन कौन ले सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कितने लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो नाइट्रोजन लेने के लिए तैयार है H+, और दूसरा ये लेने के लिए तैयार है। जैसे ही वो कहीं और से H+ लेगा, पर ये भी तो ले सकता है, ये ले सकता है ना, ये ले सकता है ना, ये नहीं लेगा। इसका तो अपना डबल बॉन्ड कंप्लीट है, वो क्यों तोड़ेगा? H+ क्यों लेगा? ये ले सकता है। OH लेगा, बेसिकली H+ लेगा, मतलब एक प्रोटॉन आएगा, उसको अपना लोन पेयर पकड़ाएगा और OH बनाएगा, तो इससे पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी जो एन फैक्टर है वो 2 है। अब हमने ब्रोंस्टेड बेस कर लिए, ब्रोंस्टेड एसिड कर लिए, अब हमारे पास चर्चा आएगी लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस की। करते चलिए, काम चलता चलेगा। एन फैक्टर ऑफ लुईस एसिड एंड बेस, अलग अलग पढ़ने हैं एसिड और बेस की बातें। फिर वही बात कि लुईस के एसिड और बेस की क्या थ्योरी थी। तो लुईस के एसिड और बेस की थ्योरी ये थी कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। Number of lone pairs accepted per molecule is n factor for Lewis acid, and number of lone pair donated per molecule is n factor for Lewis base। आओ भाई देखें, n factor of Lewis acid पहले लिख लेते हैं, of Lewis base बाद में लिखते हैं। तो चलो फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या लिखें? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड पर मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये डेफिनेशंस हो गई इनकी। तो सिंपल, लोन पेयर देख लो कौन कितने एक्सेप्ट कर सकता है, कौन कितने डोनेट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट हमने नहीं पढ़ा, तो हमारा डिस्कशन अब आएगा एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट पे। तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकलता है? एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं या टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं किसी सॉल्ट में, वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। मतलब दोनों नापने, दोनों गिनने, दोनों नहीं गिनने। या तो आप टोटल पॉजिटिव जोड़ लीजिए या तो टोटल नेगेटिव जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो ही आने वाला है। तो टोटल कैटायंस या टोटल एनायंस। कैटायंस पकड़ लो यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा, किताबों में कैटायन लिखा मिलता है। जैसे मान लो NaCl, तो एक ही है। KCl तो एक ही है, क्योंकि आप देखो ये प्लस एक ही एक है। CaCl2 कितना है भैया इसका? 2, क्योंकि यहाँ तो +2 आ रहा है ना। इसके बाद AlCl3, इसका देखो तो 3 है, Al+3 होता है। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि एक Al के 3 और 2 Al हैं तो 6। इसी तरह KCl MgCl2 डबल सॉल्ट हो गया भाई ये, और हाइड्रेटेड भी है, गौर से देखो। तो K और Mg, तो आंसर आया 3। ठीक, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O।
ये आपने पढ़ रखा हो, पोटाश एलम बोलते हैं इसको। फिटकरी का फॉर्मूला है 2 6 यानी 8, खत्म हो गया, सिंपल है। यहां से हम अब डिस्कशन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर की। तो नई हेडिंग क्या है? एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिख लो भाई क्या है, और की जगह एंड लिखना सही है क्योंकि हम और थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो दोनों के लिए पढ़ना है। एंड लिखो, ठीक है, दोनों की चीज़ें पढ़नी है। पढ़ते हैं भाई, दोनों के लिए ही एक ही चीज़ है कि एन फैक्टर बराबर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे लिख लो, सिंपल, ज़्यादा बड़ा भारी शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखें कि पर मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि एक कंपाउंड में आप मान लो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता हुआ देख रहे हो। रिएक्टेंट में कार्बन, एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 2 एटम है और प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद कार्बन का 1 एटम आता है। तो ऐसे में हम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज एक कार्बन एटम में देखेंगे और उसको पर मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज। अब एक एटम में 2 का चेंज आया और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो आंसर कितना आएगा? 4। तो चेंज 4 का आएगा। ठीक, तो अगर नहीं समझ आया है तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ आएगा, अभी जब सवाल करेंगे तो समझ आएगा। देखो, जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस की बातें करो तो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन दोनों को मिलाने से प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ये बन गया, ये अपनी रिडॉक्स रिएक्शन है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। आओ देखो, मान लो कि हम उसमें से एक हिस्सा उठाते हैं जो सिर्फ रिडक्शन का है। जैसे KMnO4 हमने लिया और इसको रिड्यूस कराने की कोशिश करी Mn+2 में। तो सबसे पहले देखो, इस स्टेट में लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा हुआ है हमारा रिएक्टेंट है, उसमें मैग्नीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीजन -2 होता है, 4 है तो -8, और ये +1 होता है तो +1 -8 तो हो गया +7। तो बचा कौन? -7 बचा, तो ये कितना आएगा? +7, ताकि 0 हो पाए। ये निकालना तो अपने को आ ही गया, और यहाँ +2 है। अब अगर इन दोनों को देखो तो एक मैग्नीज इधर भी है, एक मैग्नीज इधर भी है, तो एक एटम ऑफ मैग्नीज में कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। तो आपने लिखा 5। पर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है? वो भी 5, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही है। तो एन फैक्टर कितना निकल के आया भैया? इसका एन फैक्टर निकल के आया 5। ठीक है, ये सीन है। अच्छा, और कराइए, और करिए। देखिए, मान लो आपने किया Na2S2O3। Na2S2O3 में आपने इसको कुछ किया, कोई रिएक्शन हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कैसी रिएक्शन है, हमें सिर्फ अभी टेक्निक सीखनी है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन कैसे हो रही है वो बातें बाद में। Na2S4O6 बन गया। क्या आप रिएक्टेंट लिए थे, क्या कंडीशन लगाई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सके, एन फैक्टर निकाला जा सके। ठीक है, देखो, Na साहब +1 होते हैं और हमारे पास 2 हैं। ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है और हमारे पास 3 है। सल्फर जो है वो X होता है। मान लो हमें नहीं पता सल्फर कितना है, हमने मान लिया X है, और हमारे पास सल्फर कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? हैं 2। इन सब को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं बातें, तो आपको आना चाहिए। यहाँ से आप जब सल्फर का निकालोगे तो आएगा बेटा यहाँ पे +2, सॉल्व करो, +2 आएगा। ठीक है, अच्छा, सल्फर के कितने एटम्स का +2 आ रहा है? एक एटम का। हम मान चुके हैं कि दोनों सल्फर का XX बराबर है। ठीक, यहाँ सल्फर का निकालो, यहाँ सल्फर का निकालोगे तो आएगा 2.5। एवरेज है ना, तो 2.5 आ सकता है। मैं नीचे से रेस कर देता हूँ इसको, ना समझ आए तो नीचे जो इक्वेशन लिखी थी उसको सॉल्व कर लेना। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है? आप देखो कि एक एटम में चेंज आ रहा है 0.5 का, लेकिन मेरे पास रिएक्टेंट में चेंज देख रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सल्फर है, तो जो चेंज आ रहा है वो आधे का है, और मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल चेंज कितने का आया? 1 का। ये जो 1 का चेंज है पर मॉलिक्यूल है, और एन फैक्टर पर मॉलिक्यूल ही डिफाइंड है, पर एटम डिफाइंड नहीं है। तो जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा 1। ठीक, ये बात बोली जा रही थी उस वक्त। तो आई होप समझ आ गया होगा इसमें कि पर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। और एग्जाम्पल कर लो तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
BrO3 का होल ट्वाइस, इसको आप ये कर रहे हैं और Br माइनस तक ले जा रहे हैं। और क्यों नहीं लिखा, हमें मतलब ही नहीं है क्या रिएक्शन हो रही है, हमें तो मतलब है सिर्फ ये टेक्निक सीखने से। तो चलो इसको देखो, कैल्शियम बेचारा +2 में है, ब्रोमीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो X मान लो, और 2 ब्रोमीन है हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है, और 6 ऑक्सीजन है हमारे पास। अच्छा, और इन सबको मिला के 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो 2x की जो वैल्यू आएगी, ये 12 हो गया, उधर जाएगा तो ये 10 हो गया, x की वैल्यू आई 5, और 5 क्या, +5, तो मतलब यहाँ जो मेरा ब्रोमीन है वो +5 स्टेट में है, और यहाँ जो ब्रोमीन है वो -1 स्टेट में है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाता हुआ देखो, तो एक ब्रोमीन में जो चेंज आ रहा है, वो एक ब्रोमीन में चेंज आ रहा है 4 का, 4 का चेंज आ रहा है, नहीं 6 का चेंज आ रहा है। क्यों, ऐसे कैसे, लॉजिक है, +5 पे हम हैं और -1 पे जा रहे हैं, तो पहले तो 5 कम होंगे, फिर 1 कम होंगे, तो 6 का चेंज आ रहा है। लेकिन एक एटम में 6 का चेंज आ रहा है, एक पूरे मॉलिक्यूल में कितने ब्रोमीन है, वो तो 2 हैं, तो इंटू 2 कर दें, आंसर कितना आएगा, 12। यही तुम्हारा एन फैक्टर है। ठीक है, तो एन फैक्टर निकालना आज का मेन गेम है, और एन फैक्टर ही सीखिए आप, क्योंकि एन फैक्टर निकालना अगर नहीं आएगा तो रिडॉक्स में कुछ नहीं होने वाला। एक और एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम के साथ ले लो, अभी हम लोगों ने कैल्शियम के साथ लिया था, BrO3 का होल थ्राइस, इससे हमारे पास Br2 बन गई। अरे सर Br2 बन गई, ये तो और लोचे वाली बात है। अगर Br2 बन गई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, फ्री मॉलिक्यूल हो गया। हाँ, आप इसमें Br का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो तो अभी भी +5 आएगा, सॉल्व करके देखिए, होमवर्क भैया ये। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम अगर आपको लिखना हो, इस कंपाउंड का नाम होता है एल्यूमिनियम बोरेट। तो ऊपर वाले का क्या नाम था, कैल्शियम बोरेट। तो गौर से देखो, +5 से 0 तक जा रहा है, यानी चेंज आया 5 का, पर एक मॉलिक्यूल के पास 3 ब्रोमीन एटम है, तो हमारे पास टोटल जो 15 आंसर आएगा, यही मेरा एन फैक्टर कहलाएगा, पर मॉलिक्यूल की चर्चा। ठीक है, और आगे देखें, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे देखना AsS5, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, H3AsO4 बना रहे हैं और सल्फेट आयन निकाल रहे हैं। जो भी हो रहा है बस ऐसा समझो कि रिएक्शन धीमे धीमे ही समझ आएंगी क्या कहानी है इसकी। यहाँ अगर आप देखो तो सल्फर में 5 लगा हुआ है, यहाँ पे देखो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसा करके AXBY करके जो होते हैं, उनमें जो भी कंपाउंड ऐसा होगा बाइनरी टाइप का, और ज़्यादा नहीं, जो ये होता है Y वाला नंबर, वो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, और जो ये नंबर होता है वो यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, हमेशा हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर +5 और यहाँ पर -2 लिख लिया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो H3 तो 3 प्लस हो गए, और O4 यानी 8 हो गए माइनस के, तो बचा +5, तो यहाँ पे ये कितना है भाई, +5। और सल्फर को देखो तो ऑक्सीजन जो है वो -8 बना रही है, और सामने 0 ना आके -2 आने वाला है, क्योंकि टोटल चार्ज -2 है। तो आप देखो -8, सल्फर को गिन लो x, -8 बराबर -2, तो x की वैल्यू तो 6 आई ना, तो यहाँ पर सल्फर +6 स्टेट में। और अब अगर आप गौर से देखो तो आर्सेनिक में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, +5 से +5 में ही है, सल्फर ही बेचारा धोखा खा रहा है, -2 से +6 में चला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, धोखा हो गया उसके साथ। धोखा क्या हुआ, ऑक्सीजन ने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ। अब गौर से देखो, -2 से +6, तो चेंज कितने का आया, 8 का, एक एटम में। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 5, तो टोटल कितना आया, 40। यही तुम्हारा एन फैक्टर है। सिंपल है, अच्छा है, आना चाहिए। आगे बढ़ जाएं और देखो रिएक्शन, मान लो कि आपका S2O3 है, और इसके ऊपर आपने लिखा हुआ है -2 चार्ज लगाया हुआ है, यहाँ पे SO4 -2 बन रहा है। अब आप सल्फर को गौर से देखिए, यहाँ सल्फर 2 हैं और एक सल्फर का X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, और ऑक्सीजन 3 है, बराबर -2, क्योंकि चार्ज माइनस का है। ठीक, तो 2x बराबर 6 -2, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक,
तो सल्फर यहाँ पे +2 स्टेट में आ गया। यहाँ अगर आपको देखना हो तो सल्फर को x गिन लीजिए, ऑक्सीजन को गिन लीजिए -8 बराबर -2, तो x की वैल्यू आ गई बेटा +6। तो सल्फर यहाँ पे तो +6 स्टेट में अभी भी निकाल रखा था, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी अभी तो निकाला था। तो गौर से देखो, जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है 4 का, लेकिन दो एटम में चेंज एक एटम में 4 का चेंज है, और मेरे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। रिएक्टेंट में देखना, चर्चा रिएक्टेंट की होगी क्योंकि हम रिएक्टेंट में ही चेंज देख रहे हैं, तो 2 लिख देंगे। यही तुम्हारा 8 आएगा और यही तुम्हारा n फैक्टर के बराबर होगा, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, n फैक्टर। तो n फैक्टर तो निकल आया, कोई इशू नहीं होगा इसमें। कुछ अच्छी बातें करते हैं। ध्यान रखें कि इसको पहले तो ओवर करो। नई बातें, नई बातों में कौन सी बात है, जैसे KMnO4 की चर्चा करो। KMnO4, ये KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम ऐसा कहते हैं कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम। ऑल मीडियम का मतलब आप एसिडिक मीडियम लीजिए तो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, आप बेसिक मीडियम लीजिए तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो मीडियम बदल देने पर अपनी स्टोरी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो, और ये ऐसा करता है तो हमें कैसे पता ऐसा करता है, तो हमें पता है यार, सब पता है हमें। देखो, हमने लिखा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इन भाई साहब की रिएक्शन कराइए, तो हमने कहा ठीक है कराते हैं। देखो, KMnO4, तो एसिडिक मीडियम में जो है ये Mn+2 में चेंज हो जाता है, Mn+2 में चेंज हो रहा है। तो गौर से देखो, KMnO4 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, यहाँ पे +2 हो गया है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो n फैक्टर जो है वो तो 5 आ रहा है, वो अलग बात है 5 आ रहा है, और तुमको दिखाई दे रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट रहा है, किसका, Mn का। तो बेसिकली अगर लगातार घट रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, तो बेसिक मीडियम में देखें, क्या बेसिक मीडियम में भी यही काम करता है? बिल्कुल, देखो दूसरी हेडिंग, बेसिक मीडियम में क्या कर रहा है, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में KMnO4 यहाँ तो +7 में होगा, यहाँ से जाके KMnO4 K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। जो KMnO4 है वो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और K2MnO4 तो एक प्लस और आ गया, मतलब यहाँ पे +6 हो जाएगा Mn का। तो गौर से देखो, जो n फैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, तो चेंज तो एक का ही आ रहा है। लेकिन अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Mn का घट ही रहा है, चाहे कम से घट रहा है पर घट ही रहा है। तो बेसिक मीडियम में भी ये आदमी खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्या एसिडिक और बेसिक मीडियम ही दुनिया में मीडियम है? नहीं, ऐसी भी चीज़ें हैं जो ना एसिड हो ना बेस हो, जिनको हम न्यूट्रल मटेरियल बोलते हैं। तो मीडियम भी न्यूट्रल हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो ये हो गया बेटा आपका न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर भी रिएक्शन देख लीजिए भाई, KMnO4 कैसे करता है। तो KMnO4 चला जाता है MnO2 में। अब देखो यहाँ पे +7 हम कई बार निकाल चुके हैं, ऑक्सीजन -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है -4, तो Mn को होना चाहिए +4, ताकि आप 0 बना पाओ, फ्री मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है हमें। तो n फैक्टर की जो वैल्यू है वो तो 4 आ रही है, क्योंकि 4 +7 से +4 में जा रहे हैं, अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, यानी कि लगातार ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में KMnO4 इज एक्टिंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ही तो इसको बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग धोखा दे देते हैं, KMnO4 नहीं देता। हाँ, और भी एक बात कि अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया KMnO4 की प्रॉपर्टी पे, और फिर उसमें ये नहीं दिया गया कि मीडियम कौन सा लिया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है? क्योंकि KMnO4 Mn+2 की तरह काम करने वाला है, K2MnO4 की तरह काम करने वाला है, या MnO2 की तरह काम करने वाला है, किस फॉर्म में रहेगा ये हमें नहीं पता। तो अगर ना दिया हो तो लिख लो, मैं लिख ही देता हूँ, इसको नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। If medium of KMnO4 is not given, then take acidic medium and n factor as 5। ठीक है ना, ध्यान रखें, अगर मीडियम ना दे रखा हो तो एसिडिक मीडियम कंसीडर करिए,
और n फैक्टर को ले लीजिए 5, बात खत्म। ठीक है ना। अब K2Cr2O7 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, इसका भी डिस्कशन कर लें। लेट अस टॉक अबाउट K2Cr2O7। मैं ऊपर ऐसा गोला लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि ऊपर की बात खत्म हो गई, नई चीज आ गई। तो K2Cr2O7 के पास भी एक लोचा है कि K2Cr2O7 अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग रूप में रहता है। जैसे KMnO4 भी एसिडिक मीडियम में Mn+2 में रह रहा था, बेसिक मीडियम में K2MnO4 की तरह रह रहा था, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 की तरह हो जाता था। तो आप जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे तो उनके चेहरे बदलते हैं। ऐसा समझो कि जो K2Cr2O7 है, इसमें आप OH माइनस आयन मिलाएंगे तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर जो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होकर आया उसमें आप H+ मिलाएंगे, एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि K2Cr4। तो ये समझ लो, इस तरह से बात हो गई कि ये इन बेसिक मीडियम और यहां से यहां जाना मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। समझना, K2Cr2O7 अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फॉर्म आपको K2Cr2O7 की मिल रही है तो इसका मतलब आप सही मायनों में एसिडिक मीडियम में हैं, या फिर आपका K2Cr2O7 जो आप ले रहे हो रिएक्शन के अंदर वो एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। और अगर आपका ये फॉर्म है ना, K2Cr4, तो ये फॉर्म जो है वो बेसिक मीडियम में है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये K2Cr27 को अगर आप एसिडिक मीडियम में रखोगे तो K2Cr2O7 के फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर यहीं पे आप इसको बेसिक मीडियम में ले जाते हो तो K2Cr2O7 के फॉर्म में नहीं मिलने वाला आपको, ये मिलेगा आपको K2Cr4 के फॉर्म में। ठीक है ना। ध्यान रखें, मीडियम बदलने से कंपाउंड अपनी शक्ल बदल लेता है। ये सब पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसीलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि इस क्लास में पढ़ाना था, है ना। पहले इतनी समझने की क्षमता नहीं थी पिछले साल, अभी तो डेवलप करनी है अपने को। K2Cr2O7 से आप मान लो क्रोमियम+3 स्टेट में जा रहा है और ये रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि मीडियम कैसा है, एसिडिक। ठीक, यहां पे आप देखो, यहां से यहां जाने में n फैक्टर की वैल्यू 6 आ रही है। आपको कैसे पता 6 आ रही है, रटा हुआ इसलिए 6 आ रही है, बाकी सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। जैसे K2 के देखो तो ये +2 निकल के आएगा, है ना। O7 को देखो तो -14 निकल के आएगा, फ्री मॉलिक्यूल आप 0 कर लीजिए, +2 × x कर लीजिए, तो 2x की वैल्यू आती है 12, तो x की वैल्यू आती है 6। ठीक, अच्छा गौर से देखो तो +6 से आप कहाँ जा रहे हो, +6 से जा रहे हो +3 में, तो सर चेंज तो सिर्फ 3 ही का आया। सुनो सुनो सुनो, चेंज +3 का आया, लेकिन एक एटम में +3 का चेंज आया। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो टोटल कितने का, तो बेसिकली 3 × 2 करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब क्लियर है, जो हम इतनी देर से करते आ रहे थे वही किया, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया था इस बार। अब मान लो बेसिक मीडियम की बात करें, K2Cr4 ये जा रहा है Cr+3 स्टेट में, तो क्लियर दिखाई देता है कि मीडियम जो है वो बेसिक रहा होगा, क्योंकि इस फॉर्म में बातें हो रही हैं। अब यहाँ देखो गौर से, तो ये आदमी +2 में है और ये आदमी -8 हो चुका है टोटल। मैं -2 ही ले रहा हूँ बेसिकली, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का -2 है, मैं टोटल लिख दे रहा हूँ। तो डू नॉट कंसीडर कि जो पोटेशियम है वो +2 में हो गया है, पोटेशियम +1 में ही है और 2 पोटेशियम मिलकर के +2 स्टेट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जरा देखो, +2 हो चुका है, क्रोमियम का मान लो x, ऑक्सीजन का -8, फ्री मॉलिक्यूल तो 0, तो x की वैल्यू आई 6। ठीक, तो आप क्या करो, यहाँ पे मिल गया इसका +6 और ये +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में, तो n फैक्टर की वैल्यू तो बेटा 3 आ गई। सर 3 क्यों आई, 6 क्यों नहीं आई, क्योंकि इस बार एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमियम है। ठीक है ना। n फैक्टर पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल। देखो n फैक्टर ऑफ H2C2O4 ये कौन होता है, अगर इसका नाम आपको नहीं पता है तो यू शुड नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। और दूसरा भी एक है NaH
C2O4, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड से ही पड़ा है, सोडियम, सोडियम के लिए, फिर लिखेंगे बाई, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन के लिए। ठीक है ना? तो ये इनके नाम है। आप इनके एन फैक्टर निकालिए, आपका होमवर्क है, निकालते रहो, निकालते रहो। क्या होता है पहले बताओ तो, एन फैक्टर कैसे निकलेगा? अच्छा देखो निकालते हैं। मान लो आपको दे रखा है H2C2O4। आपको मालूम है कि जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है ये डाई बेसिक एसिड हो गया। नहीं याद है तो रट लो, डाई बेसिक एसिड। और क्लियर, 2H+ आयन दिखाई दे रहे हैं, निकलते हैं। जैसे ही आपको डाई बेसिक एसिड दिखाई दिया तो आपने कहा कि यार एसिड की तो एन फैक्टर बेसिसिटी होती थी, और बेसिसिटी तो यहाँ पे 2 है क्योंकि डाई बेसिक दिखाई दे रहा है, 2H+ निकल रहे हैं, तो एन फैक्टर भी कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये है कि जो ये है अपना ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड एक बढ़िया सा रिड्यूसिंग टाइप का एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? आओ देखो करते हैं। आखिरी का ऐसा जो C2O4 है, इसको देखें आप, ठीक, C2O4-, इसको आप CO2 निकाल दीजिए। मैं आपको बहुत बहुत आयनिक टाइप की रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ, आसान है, डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें आप निकालना सीख जाओगे। गौर से देखो, हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये +3 स्टेट में है। +3 स्टेट में आपको कैसे पता है? दिख जाएगा यार, ठीक, ये ऐसा है C2O4। और यहाँ पर देखो तो +4 स्टेट में, तो एन फैक्टर कितना निकल के आया? एन फैक्टर 2 निकल के आया। आपने कैसे एन फैक्टर 2 निकाल लिया? सिंपल है बहुत, एक कार्बन में एक का चेंज, तो 2 कार्बन में 2 का चेंज, पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज, तो 2 ही इसकी एन फैक्टर। और ये सब कुछ तब होगा जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, दिमाग में रखें इस बात को। अच्छा, अब सोडियम बाई ऑक्जेलेट की चर्चा करो, जो अभी सोडियम बाई ऑक्जेलेट पढ़ा, NaHC2O4, सोडियम बाई ऑक्जेलेट। ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करता है, मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करता है। ऐसे कैसे? जब H+ निकालेगा तो मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करेगा। और या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, जब भी कभी ये मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करेगा तो इसका एन फैक्टर तो 1 हो जाएगा, और जब भी कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। विशेष ध्यान रखें कि जो एन फैक्टर है ये आपके कहने सुनने या मॉलिक्यूल की शक्ल पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स कि मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में किस तरह बिहेव कर रहा है। हम पहले भी देख चुके हैं आज के लेक्चर में। अब सुने कि मान लो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा करनी है, उनका एन फैक्टर निकालना है। पर ऐसा हो जाए कि एक ही रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और या तो फिर एक से ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो, फिर क्या किया जाए? फिर एन फैक्टर कैसे निकलेगा? तो एन फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका, जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनमें से मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का आपको एन फैक्टर निकालना है, तो जो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उन सबका एन फैक्टर निकालिए और जोड़ दीजिए। जो टोटल आएगा, दैट टोटल वुड बी द एन फैक्टर फॉर द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिखो जरा हेडिंग एक बढ़िया सी, मैं इधर हेडिंग लिखवाता हूँ, एन फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड in which more than one atom are oxidizing agent or reducing agent। तो चलो रिएक्शन कर लेते हैं, अच्छा भी लगेगा देख के, रिएक्शन करेंगे जब। तो देखो रिएक्शन करो, आर्सेनिक लो, सल्फर ले लो,
और पहुंचा दो उसको H3AsO4 में और सल्फेट आयन निकाल दो। ये सब वो रिएक्शन हैं जो कि पूरी नहीं है, रिएक्शन के पार्ट्स हैं, इनको हाफ सेल रिएक्शंस बोला जाता है। मैं वही करा रहा हूँ फिलहाल, ताकि पूरी रिएक्शन में भटको नहीं, जब तक बैलेंसिंग नहीं करा देते कि रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, तब तक फुल रिएक्शन लिखने से थोड़ा सा बचेंगे, कंफ्यूजन वरना क्रिएट होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो ये AXBY टाइप का कंपाउंड है, तो ये +3 और -2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑक्सीजन देखो -8 पे पहुंचा चुका है राइट हैंड साइड पे, और ये +3 है, तो -8 +3 कितना बचा, -5। -5 का मतलब ये कितना, +5। क्लियर दिखाई दे रहा है? ये देखो -8 है, -8 के सामने -2 है, तो बेसिकली +6 आया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। देखो भाई कैसे, सल्फर का x -8 बराबर -2, तो x की वैल्यू 6। ठीक, तो -8 कैसे आया, -8 आया -2 × 4 करके, 1 का 2 होता है, और ऐसे 4 मेरे पास सल्फर है, तो इसको इरेज कर दो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब तक, तो उससे परेशान होने की इतनी खास जरूरत नहीं है। सल्फर की चर्चा करो, सल्फर को यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। देखो -2 से +6 में जा रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है, -2 से +6 में, तो चेंज आ रहा है 8 का। अच्छा, -2 से +6 में जाना मतलब चेंज आया 8 का, और रिएक्टेंट में एक सल्फर कितना है, एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं, 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो टोटल आया 24 का चेंज। अच्छा लगा देख के। आर्सेनिक की चर्चा करो, कहाँ पहुंचा ये, यहाँ पर +3 से +5, +3 से +5 का मतलब कितने का चेंज, 2 का, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम, 2, तो इंटू 2, तो आंसर कितना आया, 4। तो बेसिकली टोटल एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड कितना आया, अलग अलग का तो यही है, अगर मैं सल्फर का लिखना चाहूँ तो नीचे लिख सकता हूँ ये, आर्सेनिक का लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, पर कंपाउंड का कितना आया, वो आया 4 + 24 दैट इज 28, मतलब आपको दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, दोनों के दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो बढ़ रहा है, तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो नंबर एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड इज सम ऑफ एन फैक्टर्स ऑफ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। और देखो मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, आपको प्रोवाइड किया गया K4FeCN6, और इससे आपको कहा गया कि बनाओ बेटा K+Fe+3, और फिर आपसे कहा गया कार्बोनेट आयन बनाइए CO3-2, और फिर आपसे कहा गया कि NO3 नाइट्रेट -1 बनाइए। बना लिया आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई चमत्कार नहीं है। जरा आयरन को देखो इसके अंदर, है ना, सबकी शक्लें पहचानो। आयरन जो है वो +2 स्टेट में होगा, ऐसा क्यों, समझाता हूँ अभी, देखना। ये जो CN टोटल है, ये CN टोटल, ये CN के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होता है, ध्यान रखना हमेशा। CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है। कितने हैं CN मेरे पास, 6 हैं, तो -1 × 6 बराबर -6। पोटेशियम, तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, कितने हैं मेरे पास, 4, तो +4 हो गया, बचा कितना, -2, तो आयरन हमारा +2 स्टेट में बचा हुआ है। टोटल बचा -2, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आयरन, तो आयरन का कितना होना चाहिए, +2, तो आयरन +2 स्टेट में। टोटल CN के ऊपर -1 का चार्ज है, मगर यदि चर्चा करना हो कार्बन के अंदर की, तो कार्बन के अंदर की भी चर्चा कर ली जाए। आओ देखो, कार्बन के अंदर की चर्चा कुछ इस प्रकार है कि कार्बन साहब जो हैं वो +2 स्टेट में है, और नाइट्रोजन जो है वो -3 स्टेट में है, तभी तो -1 बचेगा भाई, बिल्कुल सही बात है, तभी तो -1 बचेगा। हाँ, तो ये हो गया भाई। अब देखो नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, नाइट्रोजन को पहुंचाना है नाइट्रेट तक, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ लिखते हैं। नाइट्रोजन को देखो, समझना है इस बात को, अच्छी है। अच्छा, ये +2 और -3 कैसे लिखा वो समझना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन करके कहानी होती है, और जब भी कभी ऐसा बॉन्ड बना हो और कार्बन के पीछे कोई बॉन्ड ना हो, कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम उसको इरेज कर देते हैं। कार्बन इज नो अदर बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड बनाए, तो कार्बन के ऊपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से माइनस चार्ज आ जाएगा।
और फिर मैंने कहा था कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है। कितने बॉन्ड शेयर हुए हैं, तो 3, तो -3 इसके पास और +3 इसके पास। कार्बन का ये -1 और +3 मिला करके बन जाता है -2 +3, सॉरी +2 बन जाएगा। मैं इसको इरेज करूं जरा, और इसका बन गया -3। इस तरह से वहां पे -3 आया है। ठीक है, ध्यान रखें। इरेज कर देता हूं इसको भी। अब देखो कहां से कहां तक पहुंचे, और कार्बन को देखो कहां से कहां तक अपना कार्बन पहुंचा। कार्बन को तो CO2 तक पहुंचाना है, CO3 तक सॉरी पहुंचाना है। तो जो चेंज आ रहा है, आयरन को देखो कहां से कहां तक पहुंचा, +2 से +3 तक पहुंचा। तो ये होमवर्क है, मैं आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना कि CO3 में कार्बन कहां से कहां तक पहुंचा, नाइट्रेट में नाइट्रोजन कहाँ है। तो नाइट्रेट में चलो मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन का है -6, नाइट्रोजन का है x, दोनों को जोड़िए -1 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि चार्ज -1 है, वरना फ्री मॉलिक्यूल होता तो 0 के बराबर पुट करते। x की वैल्यू देखो तो 5 आ गई। ठीक, हम 5 तक पहुंच रहे हैं। ठीक, हम 5 तक पहुंच गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा कार्बन को देखो, कार्बन यहाँ +2 में है रिएक्टेंट के अंदर, और जरा इधर देखो कितना है, तो जरा इसके अंदर देखो, ऑक्सीजन -6 हो गया, क्योंकि -2 एक ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है -6, कार्बन को जोड़ो तो x, और इसके बराबर -2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4, एक कार्बन की वैल्यू आई 4, तो वो +4 में आ गया। अब गौर से देखो, कार्बन +2 से +4 में जा रहा है, नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं, समझना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन में देखो, आयरन का तो 1 ही आ रहा है, क्योंकि +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका देखो तो इसका +2 आ रहा है, क्योंकि 3 से 5 में चला जा रहा है। जा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर को देखो, एन फैक्टर आएगा सबसे पहले तो आयरन का, जो कि +1 है। फिर आप देखो तो कार्बन का कितना आएगा, कार्बन का चेंज आ रहा है 2 का, और ऐसे मेरे पास कितने कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर देखो CN6 लिखा हुआ है, 6 कार्बन है। और नाइट्रोजन का +2 क्यों लिखा मैंने, नाइट्रोजन को देखो कितना आ रहा है भाई, नाइट्रोजन का आ रहा है 8 का चेंज, और 8 का चेंज का मतलब ऐसे 6 टोटल है मेरे पास, तो 8 × 6 करना चाहिए। ठीक है ना, समझना इस बात को कि मैं -3 में था, मैं +5 में पहुंच गया, तो मेरा चेंज आया 8 का, 6 नाइट्रोजन मेरे पास है, मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल लिख दिया। कार्बन था +2 में और पहुंच गया मेरे पास +4 में, यानी कि चेंज आया 2 का, 6 कार्बन मेरे पास, आंसर 12। यहाँ तो एक ही था, इन सबको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 1 + 12 और फिर यहाँ पे +48, तो टोटल आंसर आया 61। दिस इज द एन फैक्टर फॉर द कंपाउंड। कोई दिक्कत तो नहीं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, पोटेशियम के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पोटेशियम यहाँ भी +1 स्टेट में ही है, और यहाँ से नहीं लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं, और यहाँ भी +1 स्टेट में ही है, तो जो चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 0 आया, इसलिए पोटेशियम को काउंट नहीं किया। ठीक है, ये हो गया भाई। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, लास्ट वाले एग्जाम्पल को मेरी राय है 2 बार देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक बार एक गलती ये करी कि नाइट्रोजन को एंड में मैंने पता नहीं क्यों क्या देख के, कार्बन का शायद देख के मैंने नाइट्रोजन में 2 लिख दिया था। तो वो एक बार देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे, उसको एक बार रिपीट करके देखना 5 मिनट रिवाइज करके, कि नाइट्रोजन का 2 नहीं था, वो कार्बन का था, मैंने ऊपर की जगह नीचे लिख दिया था। नाइट्रोजन का 8 है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोगों ने सीखा एन फैक्टर निकालना, थोड़ा सा रिविजन किया। उसके बाद एन फैक्टर निकालना सीखा, उसके बाद एसिड बेस की थ्योरी सीखी, और एसिड बेस क्या क्या उसके परिकल्पनाएं आई एसिड और बेसिस की, उनके एन फैक्टर निकालने सीखे। सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना सीखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के निकालने सीखे। तो एन फैक्टर पे आज हमारी स्टोरी खत्म होती है। जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, जो अभी ये कराया है, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर क्वेश्चन है, तो आप ऐसा ना समझें कि फालतू क्वेश्चन था, ये IIT में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, खैर आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल के दिन मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। टाइम वेस्ट ना करते हुए, थैंक यू। पूरा लेक्चर देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए।